कराकोरम का हाईएस्ट पीक कौन सी? K2, जिसका दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन है। हिमालय की हाईएस्ट चोटी का नाम है नागा पर्वत, जिसका दूसरा नाम है किलर माउंटेन। और फिर तीसरी है हिंदुकुश माउंटेन, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है तिरचमीर। और फिर सुलेमान माउंटेन्स की हाईएस्ट पीक का नाम है खीरथर सुलेमान, खीरथर। नागा पर्वत का किलर माउंटेन। अच्छा, सुलेमान माउंटेन की हाईएस्ट पीक है तख्त सुलेमान। और खीरथर माउंटेन की हाईएस्ट पीक जो है वो है दो बताई जाती हैं। एक बताई जाती है कुत्ते की कब्र यानी द ग्रेव ऑफ डॉग, और एक जो है वो बताई जाती है ये जो दादू में है वोरखिल। ठीक है, तो कुत्ते की कब्र एक कब्र है बिटवीन द बाउंड्री ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान। हैरान क्यों हो रहे हैं? मतलब अगर आप कोई नई चीज़ सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। 2 दफ़ा सिंध असेंबली और सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि ये कुत्ते की कब्र सिंध के हिस्से में है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि ये कब्र जो है वो बलूचिस्तान के हिस्से में। अब जाके इस पर आप तहकीक करेंगे ये किसके हिस्से में। कश्मीर, तिरचमीर है हिंदुकुश माउंटेन्स की। लंबी स्टोरी है कि एक वो बंदा जो है वो कुत्ते को लेके गया और फिर वापस आया, कुत्ता मर गया। स्टोरी है उसके पीछे। मतलब एक वो मिथ टाइप है कि एक शख्स जो है सिंध से बलूचिस्तान गया, उसने कोई चीज़ खरीदी, उसके पास पैसे कम पड़ गए, उन्होंने उस अपने ही कुत्ते को जो उसके साथ था उसको वहाँ अपना वो एक लिहाज से ज़ामिन बना दिया कि ये है, मैं पेमेंट लेके आ रहा हूँ, ये नहीं जाएगा। तो वो जब वापस चला आया पेमेंट लेने के लिए तो पीछे जिसको वो बेच के आया था चीज़, उसने कुत्ते को इजाज़त दे दी कि ये चला जाए। तो कुत्ता चला गया। फिर ये यहाँ से पैसे लेके जा रहा था, वो कुत्ता वहाँ से वापस आ रहा था, दोनों सरहद पर मिल गए। तो उसने कुत्ते को ये ताना दिया कि मैंने तुम्हें अपना अमीन बना के बिठाया, मैंने तुम्हें अपनी अमानत तौर वहाँ रखा, तुम ऐसे क्यों चले आए, मतलब मुझे आपने झूठा साबित कर दिया। तो कुत्ता ये सुन के मर गया और वो आगे चला गया। वापस आया तो उसने ऑनर ने उसने बताया बिज़नेस वाले ने कि मैंने इसको जो है आज़ादी खुद दे दी थी। तो वो वापस जब आया तो उसने देखा मरा हुआ है, तो उसने उस दुख में वहीं पर कब्र बना के दफना दिया। तो दैट इज़ द ग्रेव ऑफ गॉड, ग्रेव ऑफ डॉग, सॉरी। तो उस नतीजे में ये सारा सिनेरियो हुआ। लेकिन ये एक मिथ टाइप आप कह सकते हैं अगर आप साइंटिफिक अप्रोच में यकीन नहीं, गैर साइंसी चीज़ों में यकीन नहीं रखते। लेकिन इसमें एक लेसन ये है कि लोग इतने बाज़मीर और इतने सच्चे और सिंसियर हुआ करते थे, जानवर भी इतने सिंसियर हुआ करते थे। आज तो इंसानों को बोले फ़र्क नहीं पड़ता, बोलने दे, ठीक है। ये दरिया जो नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है, ये कराची और ये ठट्टा की तरफ, ठीक है। आगे चले आगे चले आगे चले। फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान। ये क्या है? प्लेट्यूज। देयर आर 2 प्लेट्यूज, पोटोहार प्लेट्यू एंड बलूचिस्तान प्लेट्यू। आगे करें। एरिया, अच्छा ये क्या है? प्लेट्यूज और माउंटेन्स में थोड़ा फ़र्क होता है। प्लेट्यूज माउंटेन्स क्या होते हैं, उनकी पीक्स हैं, वो ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, इस तरह होते हैं। लेकिन प्लेट्यूज क्या हैं? अपर होकर सरफेस हैं, और एक लिहाज से एग्रीकल्चर भी इन पर हो सकता है, यानी कम क्वांटिटी वाला, ठीक है। आगे चलें। ये एग्जैक्ट मैप नहीं है, लेकिन एक लिहाज से दिखाया जा रहा है कि ये बलूचिस्तान जो है वो प्लेट्यू है, और दूसरी तरफ पोटोहार प्लेट्यू है, सॉल्ट रेंज। यहाँ पर नमक भी ज़्यादा है, सॉल्ट रेंज, जहाँ पर खेवड़ा माइन है, ठीक है। हाँ, आगे करें इसको। ये इंडस प्लेन है। प्लेन्स इस तरह होते हैं, यानी जहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पर खेती बाड़ी ज़्यादा हो, जहाँ पर सब्जियाँ और फ्रूट्स और ये सब चीज़ें
जो हम वो उगाते हैं वो ज़्यादा हो तो वो प्लेन्स एरिया कहलाते हैं, और प्लेन्स एरिया की वैल्यू है। ठीक है, आगे करें। प्लेन्स एरिया कितने हैं हमारे पास? देयर आर 2 प्लेन्स, अपर इंडस प्लेन और लोअर इंडस प्लेन। और इंडस डेल्टा क्या है? जहाँ पर मैंने आपको बताया कि वो साउथ वाला हिस्सा जहाँ पर समंदर और दरिया का पानी आके मिलता है। अच्छा, अपर इंडस प्लेन कालाबाग से शुरू हो रहा है और आके पंजनद पर ख़त्म हो रहा है, जहाँ पर पांचों दरिया आपस में मिल रहे हैं। पंजनद से आगे लोअर इंडस प्लेन शुरू हो रहा है और वो आके ठट्टा में इंडस डेल्टा के साथ ख़त्म हो रहा है। तो सिंध मुकम्मल तौर पर लोअर इंडस प्लेन का हिस्सा है, और पंजाब का साउथ जो है वो लोअर इंडस प्लेन है, पंजाब का नॉर्थ जो है वो अपर इंडस प्लेन का हिस्सा है। आगे चलें। बेसिकली क्या है, वो एल्यूवियम मिट्टी से बनते हैं। एल्यूवियम एक ऐसी मिट्टी होती है, प्लेन्स क्या है कि आप ज़मीनों में जो खेती बाड़ी हम करते हैं, बीज बो रहे हैं तो वो फसल तैयार हो रही है, वो क्यों तैयार होता है? उसमें सॉइल होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो बेसिकली कैसे वहाँ क्रिएट होती हैं? वो एल्यूवियम मिट्टी से क्रिएट होती हैं। एल्यूवियम मिट्टी वो होती है जो दरिया के मुसलसल बहने से वो पानी उसको साथ ले आता है, अपने साथ बहता हुआ पानी अपने साथ जो मिट्टी लेके आता है उसको हम एल्यूवियम मिट्टी कहते हैं। आगे करें। ये देखिए उसका हिस्टोरिक इस तरह की मिट्टी होती है। ठीक है, इसको और आगे करें। ये चीज़ें आप देखेंगे, ये मोहनजोदड़ो में इन चीज़ों में ये चीज़ें यूज़ हैं। एल्यूवियम मिट्टी से वो डिफरेंट चीज़ें बनाते थे, जो खिलौने बनाते थे, अपने घरों में वो इस्तेमाल करते थे। हमारे पास ये जो आज हम घर बनाते हैं ब्लॉक्स सीमेंट के, सीमेंट तो बड़ा मजबूत वो है ना, उसके एक ब्लॉक के दरमियान दूसरे 2 ब्लॉक्स के दरमियान भी हम सीमेंट लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा घर 15-20 सालों के बाद उसको सहारे की ज़रूरत होती है। तो ये क्या है कि मोहनजोदड़ो इंडस वैली, मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था कि 5000 साल पुरानी तहजीब है, 5000 ईयर्स एगो, लेकिन आज भी वो दीवारें खड़ी हुई हैं, आज भी वो नाले बने हुए हैं, आज भी वो चीज़ें जो उन्होंने खिलौने बनाए हैं वो पड़े हुए हैं। तो कुछ तो था ना उस मिट्टी में, तो वो मिट्टी की एक क्वालिटी, उनका बनाने का अंदाज़, उनकी एक सिविल इंजीनियरिंग जो उनकी थी वो, और साथ में क्वालिटी उन चीज़ों की। इंडस डेल्टा क्या है? जहाँ पर ये स्मॉलर रिवर सेंड एम्प्टीज इनटू लार्जर बॉडी ऑफ वाटर, जहाँ पर ये तकसीम होके समंदर में चले जाते हैं। ठीक है, आगे चले, बात नहीं करें आप। ये इंडस डेल्टा है। अब आपको समझ आया? ये दरिया आया, उसने साउथ में आके आहिस्ता आहिस्ता पानी को यूँ फैला दिया दरिया के साथ, समंदर के साथ मिलने के लिए, जहाँ मैंने बताया कि मैंग्रोव्स दरख्त हुआ करते हैं। ये दरिया कौन से हैं? दरियाओं के नाम बताएं। सबसे ऊपर कौन सा है? इंडस, फिर इंडस, झेलम, चनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ठीक है, और ये जो 2 दरिया हैं, एक दरिया यहाँ पर मिसाल ये इंडस, ये झेलम, ये चिनाब, ये रावी, ये सतलज, ब्यास नीचे है इंडिया की तरफ से। अच्छा, तो इन 2 दरियाओं के बीच में एक ज़मीन होती है, मतलब 2 दरिया बह रहे हैं, दरमियान में ज़मीन है। उस ज़मीन को क्या कहा जाता है? दोआब। ठीक है, 2 आब, यूँ भी आप याद कर सकते हैं, 2 यानी 2 आब यानी पानी, 2 दरिया के दरमियान वाली ज़मीन, उसको हम दोआब कहते हैं। और इन सब के नाम हैं। हमारे पास जो दोआब हैं, एक है बारी दोआब, एक है रचना दोआब, और कौन सा है? बारी, रचना, चज, और है सिंध सागर दोआब। सिंध सागर दोआब। अब आपको सवाल यूं पूछा जा सकता है, मिसल एवरीडे साइंस में सवाल आ जाए कि दोआब जो है वो 2 दरियाओं के ज़मीन दरमियान की ज़मीन तो है, मिसल ये जो बारी दोआब है ये कौन से 2 दरियाओं के बीच में है? तो आप बताएंगे ब्यास और रावी। ठीक है, DOAB, ब्यास और के दरमियान कौन सा दोआब है? रचना यानी चज यानी सिंध सागर दोआब यानी
मतलब जहलम और इंडस। क्लियर? आसान है, आपको बस उसकी स्पेलिंग सही आप उसे याद कर ले। वहां से कुछ तो आपको सवाल पूछने के लिए वो कुछ तो देंगे, या तो दोआब का नाम देंगे या तो दरिया का नाम देंगे। अगर दरिया का नाम दे तो उससे आप दोआब बना लें, अगर दोआब का नाम दे तो उससे आप दरिया बना लें। ये मैंग्रोव्स हैं। ये इसके नाम हैं, तिमूर, कुमरी, किरवी, चौर। ये इसके रीजनल नेम्स हैं, अलग अलग टाइप्स हैं इसके। आगे चलें। ये पाकिस्तान में डेजर्ट्स हैं। एक नॉर्थ में भी, सकरदू में भी है कोल्ड डेजर्ट, लेकिन मैं सिर्फ वो डेजर्ट जनरली डिस्कस कर रहा हूँ जो पाकिस्तान के ऑफिशियल हिस्से में है। आगे चलें इसको। ये पता है आपको कौन, पीछे पीछे करें, ये कौन है? ये लोग, ये वो लोग हैं जिन्होंने बचपन में मेहनत नहीं की, पढ़े नहीं, तो वो अब दूसरे ज़िंदगी के काम कर रहे हैं। और ये थर डेजर्ट की तस्वीर है। ये तो वैसे मैं मजाकन कह रहा हूँ, लेकिन ये थर डेजर्ट की तस्वीर है। थर डेजर्ट आपको पता है सिंध में है, वेस्ट सिंध के ईस्ट में, राजस्थान के साथ, इंडिया के साथ। आगे चले। ये डेजर्ट इस तरह के होते हैं, अलग अलग। और ये जो रेत है, ये शाम को बहुत ठंडी और दिन को बहुत गर्म होती है। आगे चले। ये दुनिया के डेजर्ट्स हैं। सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? सहारा डेजर्ट। ये जो है ना गोबी डेजर्ट, दैट इज द कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे ठंडा डेजर्ट है गोबी डेजर्ट इन चाइना। जी, ये जो थर डेजर्ट है, ये अभी आपको जो थर डेजर्ट दिखाया जा रहा है, बेसिकली ये मुकम्मल थर डेजर्ट दिखाया जा रहा है, जिसका बड़ा हिस्सा इंडिया में है, छोटा हिस्सा पाकिस्तान में है। थर डेजर्ट का दूसरा नाम है फ्रेंडली डेजर्ट। क्या नाम है इसका? क्यों नाम है इसका फ्रेंडली डेजर्ट? पौधे ज्यादा होते होंगे? नहीं, वहाँ पर पानी मिल जाता है। कितने लोग आप में से डेजर्ट की लाइफ को देखा है आप लोगों ने? कभी गए हैं डेजर्ट पर? मेरी लाइफ का काफ़ी हिस्सा डेजर्ट पर गुजरा है, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा जानता हूँ। वैसे ज़्यादा जानने का ताल्लुक तो इससे नहीं है, लेकिन काफ़ी अर्सा गुजरा है। तो ये डेजर्ट जो है वो फ्रेंडली डेजर्ट इसको इसलिए कहते हैं, थर डेजर्ट को, क्योंकि थर जो है वो बेसिकली दुनिया का वाहिद डेजर्ट है जिस पर लोग रहते हैं, आबादी रहती है, इसलिए इसको फ्रेंडली डेजर्ट कहते हैं। आबादी है, लोग हैं। सबसे बड़ा मसला डेजर्ट में क्या होगा? पानी नहीं होगा, सड़क बनाने का मसला होगा, लाइफ स्टाइल डिफरेंट होगा, गर्मी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा। खेती बाड़ी कैसे करेंगे डेजर्ट पर? बारिश अगर हो तब, लेकिन बारिश होने के बाद भी मुकम्मल डेजर्ट पर तो खेती बाड़ी नहीं होगी। इस ज़मीन पर अगर इस किस्म की, उस पर एल्यूवियम तो नहीं है ना, यहाँ बीज बोएंगे तो फसल थोड़ी होगी। क्या? लेकिन उस पर इस तरह आबादी डेजर्ट पर नहीं है ना, उनके अलग उसका स्टाइल है। लेकिन इस बिल्कुल जैसे सिंध के डेजर्ट पर या जैसे थर डेजर्ट पर वैसे नहीं है।
जैसलमेर, जैसलमेर बिल्कुल पूरा राजस्थान में है, मुकम्मल तौर पर राजस्थान। ये पीके मूवी का अगर आपने देखा हो वो इनिशियल, वो भी उस पर दिखाते हैं जैसलमेर पर। इस वक्त जो सबसे बेहतरीन इंडिया का स्कूल है वो भी उन्होंने राजस्थान में बनाया हुआ है, जो सर्किल में गोल बनाया हुआ है किसी खातून के नाम से, किसी मर्द के नाम से जो अंग्रेज़ों से लड़ा था उसी इलाके से। चलें इसको आगे करें। ये उनकी एग्जैक्ट लोकेशन है पाकिस्तान के मैप में। कौन कौन से हैं? थर, चोलिस्तान, थल, खारान। खारान बलूचिस्तान में। अच्छा, सिंध का ये मुकम्मल नहीं है, लेकिन आप इसको बाउंड्री के साथ यूँ समझें, ये डेजर्ट है, ये बल्कि ये डेजर्ट है, ये मुकम्मल तौर पर ये डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट है वो तो। यार क्यों कॉल आ रही है अभी? चलें बाद में देखें। ठीक है, चलें आगे। ये थर डेजर्ट दुनिया के मैप में दिखाया जा रहा है, राजस्थान। ये वो है कोस्टल एरियाज। कौन कौन से हैं? औरमाड़ा, पसनी, गवादर, जिवानी, कराची, बिन कासिम, अलग अलग पोर्ट्स हैं। पोर्ट क्या होता है? जहाँ समंदर और उसको टच करे। ठीक है, आगे चलें, आगे चलें। ये गवादर पोर्ट का वो आपको मैप दिखाया जा रहा है। सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, कहाँ से निकल रहा है? काशगर से। काशगर इज़ द प्रोविंस ऑफ चाइना। वहाँ से ये आ रहा है, पूरे पाकिस्तान में एक जार बिछाया हुआ है। ये सब मोटरवे उसी का है। ये कराची से इस तरफ रूट बना रहे हैं गवादर की तरफ। आगे चले। ये बेसिकली BRI का हिस्सा है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव। देख रहे हैं अब आप? चले आगे। ये देखें, अगर आप इस मैप को थोड़ा देखेंगे तो इसको समझेंगे। ये चाइना का सूबा काशगर, वहाँ चाइना ने पाकिस्तान से दोस्ती करके यहाँ पर वो आ गया, अब वो समंदर में दाखिल हो गया। अब दुनिया में जंग तो समंदर की है ना, क्योंकि उस पर आपको पता है कि एक लिहाज से ऑकस बना हुआ है ऑस्ट्रेलिया और UK और USA का, जिसमें सबमरीन की उनको इजाज़त दी है। अंदर सबमरीन है इसमें अलग अलग। चाइना का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है समंदर में। तो चाइना ने दोस्ती करके क्या किया? समंदर में आ गए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो चाइना यहाँ से आता, ये रूट अख्तियार करता, ये रूट अख्तियार करके, ये अख्तियार करके यूँ यूरोप जाता। तो अब आप देख लें कि इसने सिर्फ ये डिस्टेंस लैंड का तय किया, बाकी ये कितना उसने अपना डिस्टेंस बताया। क्या बचाया? डिस्टेंस बचाया, एनर्जी बचाई, एक्सपेंसेस बचाई। हाँ, क्या बचाई? फ्यूल, हर चीज़ ना। डिस्टेंस मतलब फ्यूल बचाया, एक्सपेंसेस बचाए, अपनी एनर्जी बचाई, टाइम बचाया। इसमें तो वो अब यूरोप चला गया, अब तो उसकी अपनी दुनिया है ना जी। सिक्योरिटी इश्यूज भी है बहुत सारे, लेकिन अगर चाइना के लिए वो प्रायोरिटी होता तो चाइना उसको डील कर लेता। क्या सिक्योरिटी इश्यूज उसे गवादर में नहीं है? हमारे पास भी हैं, लेकिन हमारे वाले इश्यूज़ को तो वो अपने इश्यूज़ ज़्यादा आसानी से डील कर सकता था। हमारे वाले में तो हमसे भी उसे करना पड़ता। लेकिन ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप उस बड़े सिनेरियो में देखेंगे तो हमें कोई बड़ा उसका सीपेक का हमें कोई बड़ा शेयर नहीं है। ठीक है, बड़ा शेयर तो उनके पास है जो इनकम का बड़ा शेयर आएगा। चलें आगे। इस तरह के उसने रूट्स बनाए इन द माउंटेन्स, पहाड़ों से अपने रास्ते बनाए। कोई अब सवाल आपका? ख़त्म हो गया? कोई सवाल है तो पूछे। एनी क्वेश्चन डू यू वांट टू आस्क? एग्रीकल्चर में ऐसे तो इसराइल और मुख्तलिफ ममालिक ने, उन्होंने जिन ममालिक का एग्रीकल्चर सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है वो तो इन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो इरिगेशन सिस्टम है दुनिया का वो सबसे पुराना है। पुराना इस सेंस में
कि एक तो वो यूरोप में था, अंग्रेज़ों ने यहाँ बनाया, अंग्रेज़ों ने ये कैनाल बनाए, अंग्रेज़ों ने ये मैप पर सारे बैराजेस इसलिए बनाए ना, उन्होंने सखर बैराज, गुड्डू बैराज और ये कोटड़ी बैराज बाद में बना, ये उन्होंने इसलिए बनाए ताकि वो पानी को थोड़ा सा रोक के कैनाल्स में निकाल सकें और ज़मीनों तक पहुँचा सकें। लेकिन ये वो अपना यूरोप का सिस्टम हमारे पास लेके आए, और हमारे पास जब लेके आए उसको भी 150 साल हो गया है, और जब उनके पास था उसको और भी ज़्यादा टाइम हो गया। तो वो तो पुराने से पुराना हो गया ना। आजकल तो इतना जदीद से जदीद इरिगेशन सिस्टम है जिसमें आपका पानी सिक्योर हो, पानी का कम इस्तेमाल हो, एनर्जी कम लगे, बीज आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आप उसमें फसल अच्छी तैयार कर लें और बेनिफिशरी तैयार कर लें। तो ये तो फिर इसकी भी साइंस है ना एग्रीकल्चर की। हमारे पास कितने लोग हैं जो एग्रीकल्चर में जा रहे हैं, एग्रीकल्चर में डिग्री कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, या क्या चाइना में और दुनिया में तो हो रहा है। वो तो है ना, बिल्कुल प्रोज एंड कॉन्स तो है ना, दोनों चीज़ें हैं। बिल्कुल आप इसका सिर्फ किसी भी चीज़ का एक पहलू नहीं होता, दोनों हैं। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं कि उसके नुकसानात भी हैं। बाज़ हमारे इकोनॉमिस्ट का या बाज़ हमारे पॉलिटिकल फ़िलोसोफर्स का या पॉलिटिकल स्टूडेंट्स का, उनका मौक़िफ़ ये भी है कि ये सीपैक जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह है कि उसको आहिस्ता आहिस्ता डोमिनेट है। ये एनालिसिस का वो है, मतलब जो जिस तरह समझ रहा है उसको आप एलाबोरेट करें। अगर आपके पास इस तरह के ख़यालात हैं या आपको लगता है कि ऐसी बात है तो उसके पीछे कोई बैक है जो आपके जहन में आ रही है, तो आप बिल्कुल उसमें लिख भी सकती हैं। और कोई सवाल? कल वाले इवेंट के बारे में बाद में बात करेंगे। हमास का आप कह रहे हैं, इसराइल का, वो बाद में बात करें, वो बड़ी बात है, अभी टाइम कम है। कोई और सवाल इस टॉपिक से? करता था, अब नहीं करता। पहले इट वाज द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, लेकिन मसला ये है कि उसको भी ग्रो करने नहीं दिया ना। हमारे पास कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियलिस्ट तबका और बढ़ गया, सर्विसेज डिपार्टमेंट और बढ़ गया, सर्विसेज सेक्टर और बढ़ गया। तो अब जो है वो नहीं है इस तरह जैसे पहले था। किया जा सकता है, इन फ्यूचर उस पर काम करें, उसको बेहतर करें तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। लेकिन एग्रीकल्चर में आप मुझे बताएं क्या बचता है आजकल? जिसके पास, मैं एक मिसाल दूं, मैं अक्सर ये जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीनें होती हैं उनको बोलता हूँ कि भाई आपके पास 10 एकड़ ज़मीन है, उस 10 एकड़ ज़मीन की मिसाल के तौर पर वैल्यू है 2 करोड़ रुपीज़। तो 2 करोड़ रुपीज़ में अगर आप कराची में एक घर ले लेंगे, मसलन 2-3 फ्लैट टाइप, तो आपको उसका रेंट महीने का मिलेगा 1 लाख रुपया फॉर सपोज, 12 महीनों में आपको 12 लाख मिले। वो 10 एकड़ ज़मीन आपको क्या दे रही है? वो तो 6 महीने आप इंतज़ार करते हैं, फिर आप देखते हैं कि ये जो है वो टिड्डी दिल ना आ जाए, फिर जो है वो बादल ना छा जाए, फिर बारिश ना हो जाए, सैलाब ना आ जाए। अगर आ गया तो फिर आप 6 महीने पीछे चले गए। उसमें तो खतरा ज़्यादा है ना। और एग्रीकल्चर तो पाकिस्तान में और हमारी हुकूमतों की ही एजेंडा नहीं है ना। मिसाल वही, इस लिहाज से बहुत सारी चीज़ें बेनिफिशियल, जैसे मैंने मैंग्रोव्स की मिसाल दी कि अगर आप उसको काट देंगे तो नेचुरल, हमारे पास कितना है, हमारे पास फॉरेस्ट क्या है, इंटरनेशनल फॉरेस्ट का स्टैंडर्ड क्या है मुल्क का? 25% टोटल लैंड, यानी जो हमारी 796096 है टोटल लैंड, उसके 25% पर फॉरेस्ट होना चाहिए। लेकिन हमारे पास कितना फॉरेस्ट है? ओनली 4%। मतलब लेस देन 4% आप खींच के उसे 4% कर दें, लेकिन 21% नहीं है हमारे पास। तो आप अंदाज़ा करें। और उसके बावजूद क्या आपको लगता है इस वक्त कि आने वाले 5-8 सालों में ऐसा काम हो रहा है कि आने वाले 5-8 सालों में हम इसमें ग्रो कर जाएंगे फॉरेस्टेशन में? बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। आए दिन आप देखें डिफॉरेस्टेशन में नज़र आएगा आपको, फॉरेस्टेशन में नज़र नहीं आएगा। उसको काटते तो नज़र आ रहे हैं आपको, लेकिन उगाते हुए नज़र नहीं आ रहे। और लगाते हैं 1 लाख पौधा लगा लिया, कहते हैं हमने 1 लाख दरख्त लगा लिया। भाई पौधा लगाया है, इस पौधे को दरख्त होने में 5 साल लगेंगे, डायरेक्ट दरख्त तो नहीं हो सकता ना। पौधा
5 सालों तक उस पौधे के साथ क्या हो रहा है, एक पौधे को तैयार करना बच्चे की तरह उसको तैयार किया जाता है, कोई आसान थोड़ी, आपने लगा दिया बस तैयार हो गया। उसको लुक आफ्टर चाहिए, उसका आप केयर करेंगे, उसको देखेंगे, तब वो दरख्त होगा। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, और इसी वजह से इन्वायरमेंटल जो है ना वो पॉल्यूशन इफ़ेक्ट, ऑक्सीजन, सब कनेक्टेड हैं ये सारी चीज़ें ना। आप अभी भी वैसे तो अगर साइंटिफिक वे है आप उसको जानते हैं, इन जनरल भी अगर आप लोग जाएंगे ना, मतलब आप वॉक करें जहाँ पर दरख्त हैं वहाँ से आप गुजरेंगे, आपको प्लेजर महसूस होगा, आपको अच्छा लगेगा। हमारे पास कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार वैसे ज़्यादा है, कार्बन मोनोऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा है, गाड़ियों की, व्हीकल्स की, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज़ और आबादी, लोग कंजस्टेड, अल्लाह ही मालिक है, चल रहे हैं, एक सिमत में चल रहे हैं, ठीक है।